मैं और मेरी पत्नी पूरे अमेरिका में सबसे जहरीले कपल के नाम से मशहूर थे। दिन में हम 25 घंटे एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने में लगे रहते थे और रात को घर आकर पागलों की तरह एक दूसरे से नफरत करते थे। वो अपने नए जवान बॉयफ्रेंड के साथ शहर में घूमती थी और मैं गुस्से में उसकी करोड़ों की लग्जरी कार तोड़ देता था। वो मुझे कोल्ड स्टोरेज में बंद करके पूरा दिन जमा देती थी और जैसे ही मैं बाहर निकलता मैं उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देता, जबकि उसे तैरना तक नहीं आता था। शादी के तीसरे साल तक वो रोज घर से बाहर रहती थी। मैं हर क्लब और होटल में जाकर उसे वापस घसीट कर लाता था। हर बार जब वो मुझे देखती, सबसे जहरीली और कड़वी बातें बोलकर मुझे कोसती थी। और शादी के 5वें साल उसकी दुआ सच हो गई। उसके जन्मदिन वाले दिन मैं मर गया। एक अनजान आदमी घर में घुसा और उसने मुझे 33 बार चाकू मारा। मेरे पूरे शरीर में दर्द फैल गया था। धीरे धीरे मेरी चेतना धुंधली पड़ने लगी। मैं मदद मांगना चाहता था, लेकिन मेरे गले से सिर्फ हल्की सी आवाज निकल रही थी। मैं धीरे धीरे उसका नाम बड़बड़ा रहा था, सोंग वेनिंग। मैंने अपनी बची हुई ताकत से फोन ढूंढा और उसे कॉल लगाया। एक बार उसने नहीं उठाया तो मैंने दोबारा किया। 2 बार नहीं उठाया तो तीसरी बार। पता नहीं मैंने कितनी बार कॉल की। तब जाकर उसने फोन उठाया। मैं बस एक शब्द बोल ही पाया था कि उसकी ठंडी और बेजान आवाज ने मुझे बीच में ही काट दिया। लूसीनियन, तुम पागल हो क्या? इतनी बार फोन क्यों कर रहे हो? आज मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है। जिंग ये वापस आ गया है। मुझे उसे एयरपोर्ट से लेने जाना है। और फिर कॉल कट। उसकी आवाज में इतनी झुंझलाहट थी कि उसने फोन ही बंद कर दिया। मेरी आखिरी बात, जो मैं कहना चाहता था, कभी कह ही नहीं पाया। मैं बस हल्का सा हंस पड़ा। सोंग वेनिंग, मैं मरने वाला हूं। इस बार हम लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन ये शब्द मेरे होठों तक आकर रह गए जब मुझे दोबारा होश आया। मैं नए ब्रिज पर खड़ा था। मेरे पैरों के नीचे गहरी और अंधेरी वांगचुआन नदी बह रही थी। मेरे सामने मेंगपो खड़ी थी। उसके हाथ में सूप का कटोरा था। उसने कटोरा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पी लो, अपनी पिछली जिंदगी भूल जाओ और नई शुरुआत करो। लेकिन मैं पहले ही 10 कटोरे पी चुका था। फिर भी मेरी यादें बिल्कुल साफ थी। मैं कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, मेंगपो, तुम्हारे सूप में पानी मिलाया है क्या? उसने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारा जुनून बहुत गहरा है। आखिर क्या है जिसे तुम भूल नहीं पा रहे? मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली। मैं, सोंग वेनिंग और शिंगे, हम तीनों बचपन के दोस्त थे। लेकिन जबकि हम दोनों उसके बचपन के दोस्त थे, वो सिर्फ शिंग ये से प्यार करती थी। वो उसके लिए क्लास बंक करके बास्केटबॉल मैच देखने जाती थी। हर बार जब वो उसकी तरफ देखती, उसकी आंखों में सिर्फ प्यार ही प्यार होता था। और मैं बस चाहता था कि वो एक बार मुझे भी देखे। इसलिए उसका ध्यान खींचने के लिए मैं हमेशा उससे उल्टा व्यवहार करता था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। फिर एक दिन उसकी दादी ने अपनी जान देने की धमकी देकर सोंग वेनिंग को मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। उसके पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सुहाग रात वाले दिन उसे मेरी डायरी मिल गई। तभी उसे पता चला कि मैं उससे प्यार करता हूं। और उसी पल उसने मान लिया कि उसकी दादी को शादी के लिए मजबूर करने वाला मैं ही था। उस दिन के बाद से वो मुझसे नफरत करने लगी। लेकिन उसे कभी ये नहीं पता चला कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टरों ने कहा था कि वो शायद जिंदगी भर कोमा में चली जाए, तब उसका सबसे प्यारा शिंग ये तुरंत विदेश भाग गया था। और मुझे ये तक नहीं पता था कि वो कभी जागेगी भी या नहीं। फिर भी मैं दिन रात उसके पास बैठा रहता था। उसकी दादी ने ये सब देखा था। इसीलिए जब वो होश में आई, उसकी दादी ने
उसे मुझसे शादी करने पर मजबूर किया। कई बार मैं उसे सच बताना चाहता था, लेकिन हर बार उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत देखकर मेरी आवाज रुक जाती थी। मेंगपो ने मेरी सारी यादें देखने के बाद कहा, तुम्हारी आखिरी इच्छा अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए तुम पुनर्जन्म नहीं ले सकते। मैं तुम्हें 5 दिन के लिए वापस इंसानों की दुनिया में भेजूंगी। अगर तुम सोंग वेनिंग से मैं तुमसे प्यार करती हूं कहलवा पाए, तो मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगी। लेकिन अगर नहीं कर पाए, तो तुम्हें सब कुछ छोड़कर पुनर्जन्म लेना होगा। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन हिलाई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, तो खुद को उसी पुराने विला में खड़ा पाया और जमीन पर मेरी ही लाश पड़ी थी। मेरी आंखें खुली रह गई थी, जैसे मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिला हो। मेरा दिल जोर से कांप उठा। मैंने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुआ, लेकिन उंगलियों में सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, फिर भी उससे मैं तुमसे प्यार करती हूं नहीं कहलवा पाया। और अब मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता था? लेकिन दिल के अंदर कहीं एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। अगर इस बार हो गया तो? मैंने गहरी सांस ली। ये खुद पर तरस खाने का वक्त नहीं था। मैं झुक गया और बड़ी मुश्किल से अपनी लाश को घसीटकर अलमारी तक ले गया। बहुत मेहनत के बाद मैंने लाश को अंदर ठूंस दिया और अलमारी बंद कर दी। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। फिर मैं पानी लेकर आया और घुटनों के बल बैठकर फर्श पर फैला खून साफ करने लगा। हर बार जब कपड़ा खून पर फिरता, ऐसा लगता जैसे कोई मेरे दिल को भी चीर रहा हो। मैंने अभी आखिरी दाग साफ ही किया था कि पीछे से एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई, लूसीनियन, तुम क्या कर रहे हो? मेरा शरीर एकदम जम गया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और दरवाजे पर खड़ी सोंग वेनिंग को देखा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह सिर्फ नफरत और चिढ़ थी, लेकिन उसके पीछे शिंग ये भी खड़ा था। और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। उसका रिएक्शन इतना अजीब था कि सोंग वेनिंग भी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। शिंगे, क्या हुआ? शिंगे ने जल्दी से खुद को संभाला और बोला, कुछ नहीं, बस यहां खून जैसी बदबू आ रही है, थोड़ा अजीब लग रहा है। ये सुनते ही सोंग वेनिंग ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। लूसीनियन, तुम एक दिन ड्रामा किए बिना नहीं रह सकते क्या? 5 साल हो गए हैं, आखिर तुम कब चैन से रहोगे? मैंने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा। अपनी पूरी ताकत जुटाकर मैंने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं शांत हो जाऊं, तो बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सोंग वेनिंग ठंडी हंसी हंस पड़ी। उसके होंठों पर तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम उसके लायक भी हो। फिर वो पलटकर शिंगये की तरफ मुड़ी और प्यार भरी नजरों से बोली, शिंगये, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। शिंगये के चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई, लेकिन उसने नकली शर्माते हुए कहा, वेनिंग, ऐसा मत कहो, सीनियन को बुरा लगेगा। लेकिन सोंग वेनिंग ने बिल्कुल परवाह नहीं की। अगर उसकी स्किन इतनी पतली होती, तो वो मुझे शादी के लिए मजबूर ही नहीं करता। उसे छोड़ो, पहले मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूं। मेरे दिल में ऐसा लगा जैसे किसी ने चाकू घूम दिया हो। मैंने तुरंत उनका रास्ता रोक लिया। मेरी आवाज कांप रही थी। तुम लोग क्या करने वाले हो? सोंग वेनिंग ने ठंडी नजरों से मुझे देखा। उसका हर शब्द किसी चाकू से कम नहीं था। शिंगये अभी विदेश से वापस आया है। उसका घर अभी साफ हो रहा है, इसलिए वो कुछ दिन यही रहेगा। और लूसीनियन, ये मत भूलो, अगर तुमने चालें नहीं चली होती, तो आज मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह शिंगये की होती। ये सुनकर मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। अगर पहले वाला मैं होता,
तो अभी तक जोरदार लड़ाई शुरू हो चुकी होती। लेकिन अब मैं सिर्फ थक चुका था। मैं बस चुपचाप खड़ा रहा और उन्हें अपने पास से गुजरते हुए देखता रहा। रात के खाने के वक्त मैंने सोंग वेनिंग और शिंग ये को एक साथ बैठे देखा। दोनों इतने करीब थे जैसे इस घर का असली मालिक शिंग ये हो। वो दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और मैं पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा था। मैं चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाता रहा, लेकिन उनके हंसने की आवाजें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सुइयां मेरे दिल में चुभ रही हों। रात काफी हो चुकी थी। मैं गलती से शिंग ये के कमरे के पास से गुजर रहा था। तभी मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, उसे मार डालो। फिर वो अभी तक जिंदा कैसे है? ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। शिंग ये तुरंत पलटा। मैं कांपती आवाज में बोला, वो आदमी जिसे मेरे पीछे भेजा गया था, क्या वो तुमने भेजा था? शिंग ये कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर कहीं पीछे गई। अगले ही पल वो खुद ही जमीन पर गिर पड़ा और जोर से दर्द का नाटक करने लगा। उसी वक्त सोंग वेनिंग भागती हुई अंदर आई। जैसे ही उसने ये सीन देखा, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, लू सीनियन, तुम क्या कर रहे हो? शिंग ये ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में नकली आंसू थे। वेनिंग, उसे मत डांटो। शायद आज तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया, इसलिए सीनियन गुस्से में है। अगर मुझे थोड़ा दुख सहना पड़े तो कोई बात नहीं, बस उसका गुस्सा शांत हो जाए। ये सुनते ही सोंग वेनिंग ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शिंग ये डर न जाए। उसने झुककर बहुत प्यार से शिंग ये को उठाया। चलो, मैं तुम्हें दवा लगा देती हूं। मैं बस उन्हें जाते हुए देखता रहा। दिल के अंदर कड़वाहट भर चुकी थी। अपने कमरे में वापस आकर मैंने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और चुपचाप खुद को दवा लगाने लगा। अभी थोड़ी देर पहले सोंग वेनिंग ने जो धक्का दिया था, उससे मेरे हाथ पर कट लग गया था। लेकिन उस जख्म की जलन मेरे दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं थी। मैंने अभी दवा लगानी खत्म ही की थी कि दरवाजा अचानक खुला। सोंग वेनिंग अंदर आई। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। तुम एक दिन तमाशा किए बिना नहीं रह सकते क्या? मैं हंस पड़ा। हाँ, तो अब तुम क्या करोगी? वो कुछ सेकंड तक चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया, अब फिर वही होने वाला है। अचानक उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और अगले ही पल उसने मेरे होठों को जोर से काट लिया। उसकी हरकत में ना प्यार था, ना चाहत। मैं उसके लिए सिर्फ गुस्सा निकालने का जरिया था। दर्द से मेरी भौहें सिकुड़ गई, लेकिन मैंने आवाज नहीं निकाली। उसकी ठंडी सांसें मेरे कानों से टकराईं। लू सीनियन, तुम कभी भी मेरा प्यार हासिल नहीं कर पाओगे। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। सब खत्म होने के बाद मैंने भारी आवाज में कहा, सोंग वेनिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसका चेहरा मेरी गर्दन के पास था। मेरे शब्द सुनकर वो एक सेकंड के लिए रुकी, लेकिन फिर वो ठंडी हंसी हंस पड़ी। लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूं। इतना कहकर वो उठी और बाथरूम में चली गई। कमरे में सिर्फ मैं अकेला रह गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, वो जा चुकी थी। पूरा कमरा ठंडा लग रहा था। सुबह की धूप खिड़की से कमरे के अंदर आ रही थी। मैंने आंखें खोली और सबसे पहला ख्याल यही आया, अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सिर के ऊपर कोई तलवार लटक रही हो, जो कभी भी गिर सकती थी। मैं बिस्तर से उठा और बाथरूम में चला गया। ठंडा पानी चेहरे पर पड़ते ही मुझे थोड़ी होश आई।
जब मैं बाहर निकला तो देखा शिंग ये डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। उसने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी। सीनियन, तुम उठ गए? वेनिंग बाहर गई है। असल में आज वो मेरे साथ ऑक्शन में जाने के लिए अपनी मीटिंग कैंसिल करने वाली थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे लिए अपना बिजनेस नजरअंदाज करे। वैसे मुझे किसी साथी की जरूरत है। तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैं साफ मना करना चाहता था, लेकिन शायद वो मेरा मन पड़ चुका था। उसने कॉफी का कप नीचे रखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं वेनिंग को फोन करके कह दूंगा कि तुमने जानबूझकर मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। मेरी उंगलियां कस गई, नाखून हथेली में धंस गए। अगर शिंग ये सच में ऐसा बोल देता तो सोंग वेनिंग बिना एक सेकंड सोचे उसी की बात मान लेती, और मेरे पास अब ना सफाई देने का वक्त था, ना लड़ने की ताकत। मुझे अभी भी उससे मैं तुमसे प्यार करती हूं कहलवाना था। मैं इस वक्त उससे झगड़ा नहीं कर सकता था। आखिरकार मैंने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, मैं चलूंगा। रास्ते भर कार में मैं चुप बैठा रहा, जबकि शिंग ये बार बार अपना फोन देख रहा था। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। अचानक कार ने जोर से ब्रेक लगाया। एक काली वैन ने हमारी गाड़ी का रास्ता रोक लिया था। हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही कई नकाबपोश लोग बाहर आए और हमें जबरदस्ती कार से घसीटकर बाहर निकाल लिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे सिर्फ शिंग ये की चीखें और उन लोगों की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। पता नहीं कितना वक्त बीता। जब मुझे होश आया, हम दोनों एक सुनसान बंदरगाह पर थे। उन गुंडों का सरदार आगे आया और उसने अपना मास्क उतारा। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैं उसे पहचान गया। वो जी शियान था, वही आदमी जिसकी कंपनी सोंग वेनिंग ने बर्बाद कर दी थी। मैंने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? वो ठंडी हंसी हंसा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। सोंग वेनिंग ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब मैं उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीनूंगा। इतना कहकर उसने इशारा किया। उसके आदमी तुरंत मुझे और शिंग ये को बंदरगाह के किनारे ले गए। नीचे काला समुद्र उफान मार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल दानव हमें निगलने का इंतजार कर रहा हो। तभी जी शियान ने फोन निकाला और सोंग वेनिंग को कॉल लगाया। 1 घंटे बाद सोंग वेनिंग वहां पहुंची। उसकी नजर पहले मुझ पर गई, फिर शिंग ये पर, और आखिर में जी शियान पर टिक गई। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जी शियान। वो हंस पड़ा। सोंग वेनिंग, मैंने कहा था ना, तुम इनमें से सिर्फ एक को बचा सकती हो। चलो अब चुनो। सोंग वेनिंग की नजरें मेरे और शिंग ये के बीच घूमने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं किसी एक को नहीं चुनूंगी, मैं दोनों को बचाकर ले जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं जम गया। शिंग ये भी हैरान रह गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उससे पूछ बैठा, लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करती हो? उसने मेरी तरफ देखा। हां, मैं तुमसे नफरत करती हूं, लेकिन अभी तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, जो किसी की जिंदगी की परवाह ही ना करे। उसकी बात सुनते ही मेरे दिल में तेज दर्द उठा। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उधर जी शियान गुस्से से पागल हो चुका था। उसने शिंग ये को और किनारे की तरफ धक्का दिया। एक को चुनो, वरना मैं दोनों को नीचे फेंक दूंगा। सोंग वेनिंग की आंखें अचानक खतरनाक हो गई। वो तेजी से आगे बढ़ी। उसकी आवाज डरावनी थी। जी शियान, अगर तुमने इन्हें छुआ भी तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम भीख मांगोगे। उसी वक्त दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। जी शियान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। उसने दांत भींचे और पागलों की तरह चाकू लेकर सीधे सोंग वेनिंग की तरफ दौड़ पड़ा।
मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, मैं तुरंत उसके सामने कूद गया। अगले ही पल चाकू सीधे मेरे कंधे में घुस गया। मेरे मुंह से दर्द भरी कराहन निकल गई और मेरा शरीर ढीला पड़ गया। मैं नीचे गिरने ही वाला था कि सोंग वेन्निंग ने मुझे पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई दी, लेकिन मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। और फिर सब अंधेरा हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को स्विमिंग पूल के किनारे पाया। सोंग वेन्निंग मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। लू सीनियन, तुमने किडनैपर के साथ मिलकर यह पूरा ड्रामा किया था ना? तुम्हें लगा ऐसा करके तुम मुझसे आई लव यू कहलवा लोगे? मैं पूरी तरह हैरान रह गया। क्या? उसने मेरी बात काट दी। शिंग ये ने सब बता दिया। ये किडनैपिंग तुम दोनों ने मिलकर प्लान की थी, ताकि वो घायल हो जाए और मैं उस पर ध्यान दूं। लू सीनियन, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? मैं जल्दी से बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात पूरी ही नहीं होने दी। मुझे पता है तुम हमेशा मुझसे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, लेकिन तुम किसी को भी नुकसान पहुंचाओ। शिंग ये को नहीं, वो सिर्फ मेरा है। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने मेरे शरीर पर भारी पत्थर बांध दिए और अगले ही पल मुझे सीधे स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया। बर्फ जैसा ठंडा पानी मेरे पूरे शरीर में भर गया। मेरी सांसें रुकने लगी। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। जब मैं लगभग बेहोश होने वाला था, तब जाकर सोंग वेन्निंग ने मुझे बाहर निकलवाया। लेकिन मुझे सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि उन्होंने मुझे फिर से पानी में धक्का दे दिया। पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ। आखिरकार मेरा भीगा हुआ शरीर जमीन पर फेंक दिया गया। मैं बिल्कुल मरी हुई मछली जैसा लग रहा था। सोंग वेन्निंग मेरे सामने झुकी। उसने मेरा ठुड्डी पकड़ ली। अच्छी तरह याद रखना, अगर अगली बार तुमने शिंग ये को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हमारे बीच की ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। इतना कहकर वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। उसी दिन मुझे एक पार्टी का निमंत्रण मिला। हमारे कॉमन दोस्तों ने बड़ी दावत रखी थी और उसमें मुझे और सोंग वेन्निंग दोनों को बुलाया गया था। जब मैं बाहर आया तो देखा सोंग वेन्निंग दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसके साथ शिंग ये भी था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्या बात है मिस सोंग, आप पार्टी में शिंग ये को अपना पार्टनर बनाकर ले जा रही हैं? उसकी आवाज में खुली हुई नफरत थी। शिंग ये मेरा पार्टनर है, तुम्हें कोई दिक्कत? मैंने शांत होकर कहा, दिक्कत नहीं, बस याद दिला रहा हूं कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है। अगर तुम किसी और आदमी को अपने साथ लेकर जाओगी तो लोग बातें करेंगे। सोंग वेन्निंग हंस पड़ी। लू सीनियन, तुम सिर्फ दिखावे के पति हो, खुद को इतना जरूरी मत समझो। इतना कहकर वो शिंग ये को लेकर चली गई। उसने मुझे एक अतिरिक्त नजर तक नहीं दी। मैं वही खड़ा उनका जाता हुआ पीछे देखता रहा। दिल में अजीब सी कड़वाहट भर गई थी। पार्टी हॉल रोशनी से चमक रहा था। चारों तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन और मशहूर लोग मौजूद थे। जैसे ही सोंग वेन्निंग और शिंग ये अंदर आए, सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गई और सोंग वेन्निंग जैसे जानबूझकर मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। पूरी पार्टी में वो शिंग ये के बेहद करीब रही। कभी उसके कंधे पर हाथ रखती, कभी उसके कान में झुककर कुछ बोलती। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। लगता है ये सच में दुश्मन कपल है। बेचारा लू सीनियन असल पति होकर भी बाहरी आदमी जैसा लग रहा है। मैंने सब कुछ सुना, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। मुझे पता था मैं जितना ज्यादा रिएक्ट करूंगा, सोंग वेन्निंग उतनी ही खुश होगी। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। पार्टी के बीच में शिंग ये अचानक उठा। उसने कहा कि वो वॉशरूम जा रहा है।
सोंग वेन्निंग ने प्यार से सिर हिलाया, लेकिन कुछ देर बाद शिंग ये वापस लौटा। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो लड़खड़ाता हुआ सीधे सोंग वेन्निंग की बाहों में गिर पड़ा। पूरे हॉल में हलचल मच गई। सबकी नजरें तुरंत मेरी तरफ घूम गई। सोंग वेन्निंग एकदम खड़ी हो गई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने मेज पर रखा वाइन ग्लास उठाकर जोर से जमीन पर फेंक दिया। लू सीनियन, मैंने पिछली बार तुम्हें क्या कहा था? अगर तुमने फिर से शिंग ये को छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। उसका चेहरा और ठंडा हो गया। वो तेजी से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तो क्या शिंग ये झूठ बोल रहा है? उसकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। वैसे भी तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो। मैंने सिर उठाया। मेरी आवाज टूट रही थी। तो अब तुम चाहती क्या हो? उसने बिना एक सेकंड रुके कहा। घुटनों पर बैठो और शिंग ये से माफी मांगो। मेरी आंखें फैल गई। मेरे हाथ कसकर बंद हो गए। नामुमकिन। मैं सिर्फ आसमान, जमीन और अपने मां बाप के आगे झुकता हूं, किसी और के आगे नहीं। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी सोंग वेन्निंग का चेहरा बेहद डरावना हो गया। वो तेजी से मेरे सामने आई और बिना चेतावनी के मेरे घुटने पर जोर से लात मारी। मैं संभल नहीं पाया और जोर से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। माफी मांगो। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी इज्जत टुकड़ों में टूट रही हो। मैंने दांत भींच लिए। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। सोंग वेन्निंग ठंडी हंसी हंसी। उसने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। दोनों तुरंत आगे आए और मेरे कंधे पकड़कर मेरा सिर जमीन पर झुकाने लगे। मैं पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, लेकिन अगले ही पल मेरा माथा जोर से फर्श से टकराया। एक भारी आवाज गूंजी, लू सीनियन, अब भी अपनी गलती नहीं मानोगे? उसकी आवाज में साफ झुंझलाहट थी। उस पल मेरे अंदर एक ऐसी बेबसी उठी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। मैंने अचानक पूरी ताकत लगाई और बॉडीगार्ड्स को धक्का देकर खुद को छुड़ा लिया। फिर मैं खड़ा हुआ और अगले ही पल मैंने सोंग वेन्निंग को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। थप्पड़ की आवाज हर तरफ गूंज गई। मेरी आंखों से आखिरकार आंसू निकल पड़े। मैं कांपती आवाज में चिल्लाया, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। क्या सिर्फ उसकी बातें हमेशा सही होती हैं और मैं जो भी बोलूं वो सब झूठ? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं। तो आखिर मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? मेरी आवाज दर्द और टूटन से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाल रहा हूं। यह पहली बार था जब मैं सोंग वेन्निंग के सामने रोया था, और पहली बार मैंने अपनी कमजोरी उसे दिखाई थी। सोंग वेन्निंग वही खड़ी रह गई। उसने मुझे कभी ऐसा नहीं देखा था। मैं हमेशा जिद्दी और घमंडी रहता था, लेकिन आज मैं पूरी तरह टूट चुका था। उसने होंठ खोले, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैंने आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखा। सोंग वेन्निंग, याद रखना, मैं लू सीनियन कभी तुम्हारा गुनहगार नहीं था। इतना कहकर मैं मुड़ा और पार्टी हॉल छोड़कर चला गया। अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। आज मेरे माता पिता की पुण्यतिथि थी। मैं सुबह जल्दी उठ गया और कब्रिस्तान जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से सोंग वेन्निंग की आवाज आई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। मैं बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्यों? फिर से अपने बॉडीगार्ड से मुझे शिंग ये के सामने सिर झुकवाना है? उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। कल गलती तुम्हारी थी, अभी तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हुआ। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा, फिर उसे धक्का देकर सीधे बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं कार के पास पहुंचा, मेरे कदम वहीं रुक गए।
क्योंकि शिंग ये पहले से फ्रंट सीट पर बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, सीनियन भाई, वेनिंग ने कहा कि वो अंक आंटी को श्रद्धांजलि देने जा रही है, तो मैंने सोचा मैं भी साथ चलूं। मैं तुरंत पलटा और सोंग वेनिंग की तरफ देखा। मेरी आंखों में गुस्सा साफ था। सोंग वेनिंग, ये मेरी आखिरी सीमा है। मैं उसे अपने माता पिता की कब्र पर नहीं जाने दूंगा। उसने भौहें सिकोड़ ली। शिंग, ये सिर्फ अच्छे इरादे से जा रहा है। तुम हर बात को गलत क्यों समझते हो? मेरी आंखों में नफरत भर गई। आज मेरे माँ बाप की पुण्यतिथि है, तुम दोनों की डेट नहीं। शिंग ये ने धीरे से आह भरी। सीनियन भाई, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? पहले तो हमारे रिश्ते अच्छे थे ना? मैंने उसकी तरफ बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा। मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूं? ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। सोंग वेनिंग शायद अब और नहीं सुन पा रही थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बस बहुत हुआ, लू सीनियन, गाड़ी में बैठो। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। पूरे रास्ते मैं चुप बैठा रहा। कब्रिस्तान पहुंचते ही मैं तेजी से आगे बढ़ गया। मैं पीछे मुड़कर उन दोनों को देखना भी नहीं चाहता था। मैं अपने माता पिता की कब्र के सामने जाकर रुक गया। मेरी आंखें हल्की लाल हो गई। मां, पापा, मैं आ गया। पता नहीं कब सोंग वेनिंग भी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। वो कब्र को देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। फिर उसने धीरे से कहा, अंकल आंटी, भले ही मैं लू सीनियन से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगी। उसकी बात सुनते ही मेरा शरीर जम गया। कुछ सेकंड बाद मैंने दांत भींचकर कहा, मुझे तुम्हारे ख्याल की जरूरत नहीं। बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सोंग वेनिंग का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। नामुमकिन, लू सीनियन, ज्यादा उम्मीद मत रखो। मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मेरे दिल में तेज दर्द उठा। मैंने कुछ नहीं कहा। श्रद्धांजलि खत्म होने के बाद सोंग वेनिंग शिंग ये को लेकर वापस चली गई, लेकिन मैं वही खड़ा रहा। मैं अपने माता पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। जब मैं वापस जाने वाला था, तभी कब्रिस्तान का एक कर्मचारी मेरे पास आया। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट थी। मिस्टर लू, हमें लगता है आपको एक बात बता देनी चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। वो धीरे से बोला, असल में आपके माता पिता की राख शिंग ये ले गया है। मेरी आंखें एकदम फैल गई। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना। क्या? उस आदमी ने भारी सांस ली। कुछ दिन पहले शिंग ये यहां आया था। उसने जबरदस्ती आपके माता पिता की राख निकलवाई। हमने मना किया, लेकिन उसने धमकी दी कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो सोंग परिवार हमें बर्बाद कर देगा। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हो गया। कुछ सेकंड के लिए सब खाली हो गया। फिर अगले ही पल मैं पागलों की तरह कब्रिस्तान से बाहर भागा, सीधे उस क्लब की तरफ जहां सोंग वेनिंग और शिंग ये मौजूद थे। मैंने जोर से दरवाजा खोला। अंदर दोनों सोफे पर बैठे ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे थे। शिंग ये हंसते हुए कह रहा था कि गेम के नियम के मुताबिक उसे सोंग वेनिंग को किस करना होगा। जैसे ही उसके होंठ उसके करीब पहुंचे, मैं पागलों की तरह दौड़कर अंदर गया। टेबल से शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से शिंग ये के सिर पर मार दी। बोतल टूट गई। शिंग ये दर्द से चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। सोंग वेनिंग तुरंत खड़ी हुई और अगले ही पल उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। लू सीनियन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं दर्द और गुस्से से कांप रहा था। पागल मैं नहीं, वो है। तुम्हें पता भी है इसने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया? सोंग वेनिंग ने गुस्से से कहा, तुम्हारे माता पिता तो पहले ही मर चुके हैं, अब वो और क्या कर सकता है? मेरी आवाज कांपने लगी। उनकी राख, इसने मेरे माँ बाप की राख चुरा ली। ये सुनकर सोंग वेनिंग कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्का सा झटका दिखाई दिया।
लेकिन तभी शिंग ये अचानक रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से भर गया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सीनियन भाई, आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? सोंग वेनिंग जैसे कुछ याद करने लगी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर ठंडा हो गया। लू सीनियन, अब तुम्हारे इल्जाम इतने घटिया हो गए हैं। तुम्हारे माता पिता बचपन से शिंग ये से कितना प्यार करते थे। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। असल में तुमने अभी हमें किस करते देख लिया, इसलिए यहां ड्रामा करने चले आए। मैं वही खड़ा रह गया, मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से हंस पड़ा। सोंग वेनिंग, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। और मैं भी। शायद इसलिए हम दोनों को कभी प्यार नहीं मिलना था। इतना कहकर मैं जोर से हंसने लगा, लेकिन उस हंसी में सिर्फ टूटन थी। फिर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। अब आखिरी दिन बचा था, लेकिन फिर भी मैं सोंग वेनिंग के मुंह से वो एक बात नहीं सुन पाया था। मैं शांत चेहरे के साथ शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंचा। मेरे हाथ में एक चाकू था। मैंने सोंग वेनिंग को अपनी लोकेशन भेजी और फोन एक तरफ फेंक दिया। फिर चुपचाप उसका इंतजार करने लगा। बहुत जल्दी खबर फैल गई कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं। पूरी बिल्डिंग के नीचे मीडिया और भीड़ जमा हो गई। कुछ देर बाद सोंग वेनिंग आखिर वहां पहुंची। वो भीड़ को धक्का देती हुई सीधे छत पर आई। उसका चेहरा बेहद गुस्से में था। लू सीनियन, अब तुम कौन सा नया ड्रामा कर रहे हो? क्या इसलिए क्योंकि मैं अस्पताल में शिंग ये के साथ थी तो तुम फिर से ध्यान खींचना चाहते हो? उसने दांत भींच लिए। ये मत भूलो, कल रात तुमने उसका सिर फोड़ दिया था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। मेरी आंखें बिल्कुल शांत थी। मैंने चाकू अपने दिल पर रखते हुए कहा, मुझसे प्यार करने को कहो या फिर मुझे मरते हुए देखो। सोंग वेनिंग कुछ सेकंड तक मुझे घूरती रही। फिर वो गुस्से से हंस पड़ी। लू सीनियन, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? तुम्हें लगता है इस तरह मुझे मजबूर कर लोगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उसे देखता रहा। चाकू अब भी मेरे सीने पर टिका था। उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार उसने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, सुनो लू सीनियन, इस जिंदगी में, अगली जिंदगी में और उसके बाद भी मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। अब खुश? मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मेरे हाथ से चाकू नीचे गिर गया। फिर मैं धीरे धीरे छत के किनारे से नीचे उतर आया। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। सोंग वेनिंग ने राहत की सांस ली। फिर ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे पता था तुम्हें कूदने की हिम्मत नहीं है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। सोंग वेनिंग, तुम नहीं समझोगी। अब चाहे मैं कूदूं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दिल पहले ही मर चुका है। उसने भौहें सिकोड़ ली। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। फोन के दूसरी तरफ शिंग ये था। उसकी दर्द भरी आवाज आई, वेनिंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? सोंग वेनिंग का चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। ठीक है, मैं अभी आती हूं। उसने फोन काटा, फिर मेरी तरफ आखिरी बार ठंडी नजर डाली और बिना रुके वहां से चली गई। उसकी आंखों में मेरे लिए ना कोई मोह था, ना पछतावा, लेकिन अजीब बात यह थी, इस बार मेरा दिल बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी तकलीफ, सारी उम्मीदें उसी पल खत्म हो गई हों। मैं छत से नीचे उतरा और सीधे वकील के ऑफिस पहुंच गया। मैंने तलाक के कागजों पर अपना नाम साइन किया। फिर वो पेपर्स वकील को देते हुए कहा, एक कॉपी सोंग वेनिंग को भेज दीजिए। उसके बाद मैं वापस विला लौट आया। मैं धीरे धीरे अलमारी के पास गया और अपनी लाश को बाहर निकालकर सोफे पर लिटा दिया। फिर मैंने एक कागज उठाया और उस पर कुछ लाइनें लिखी। सोंग वेनिंग, असल में मैं बहुत पहले ही मर चुका था। ये 5 दिन सिर्फ मैंगपो ने मुझे दिए थे।
उसने कहा था, अगर तुम एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन तुमने नहीं कहा, इसलिए अब मैं सच में मर गया हूं। और अब मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता। तुम शिंग ये के साथ खुश रहना। आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगी। मैंने चिट्ठी लाश के पास रख दी, फिर चुपचाप सोफे पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे मेरा शरीर पारदर्शी होने लगा और फिर मैं छोटे छोटे चमकते कणों में बदलकर हवा में गायब हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं फिर से नए ब्रिज पर खड़ा था। मेंगपो मेरे सामने थी। उसने सूप का कटोरा मेरी तरफ बढ़ाया। पी लो, इस बार तुम्हें सब छोड़ देना चाहिए। मैंने कटोरा लिया और एक ही सांस में पूरा पी गया। जैसे ही वो सूप मेरे गले से नीचे उतरा, मेरी आंखों से एक आंसू गिरा और कटोरे में टपक पड़ा। मेंगपो ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें अभी भी सोंग वेनिंग याद है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। वो कौन है? मेंगपो मुस्कुरा दी। उसने हाथ हिलाया। जाओ, अब पुनर्जन्म का समय आ गया है। मैंने सिर हिलाया और बिना पीछे देखे पुनर्जन्म के चक्र में कूद गया। धीरे धीरे मेरी परछाई गायब होती गई और आखिरकार इस दुनिया से लू सीनियन नाम हमेशा के लिए मिट गया। एक दिन बाद सोंग वेनिंग को विला से भेजे गए तलाक के पेपर्स मिले। उसने चिढ़कर पेपर्स देखे। लू सीनियन हद से ज्यादा ड्रामा करने लगा है। कल आत्महत्या, आज तलाक, कल पता नहीं क्या करेगा। शिंग ये भी पास खड़ा पेपर्स देख रहा था। तभी उसे पता चला मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी सोंग वेनिंग के नाम कर दी थी। उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा, वेनिंग, तुम वैसे भी उससे प्यार नहीं करती, तो तलाक ले लो ना, फिर हम खुलेआम साथ रह पाएंगे। सोंग वेनिंग ने बस एक नजर पेपर्स पर डाली, फिर उन्हें फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे जिंदगी भर उसका ख्याल रखना है। ये उसकी दादी की आखिरी इच्छा थी। उसने चाहे जो भी चाले चली हो। मैं उससे तलाक नहीं लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें दुखी भी नहीं होने दूंगी। अगर लू सीनियन ने दोबारा तुम्हारे खिलाफ गंदी चाल चली, तो मैं उसे 100 गुना वापस करूंगी। उसकी आंखों में ठंडी नफरत चमक रही थी। शिंग ये मुस्कुराकर उसके गले लग गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से जल रहा था, क्योंकि वो सोंग वेनिंग का पति बनना चाहता था। अगर वो उससे शादी ही नहीं कर सकती, तो उसकी सारी चालों का क्या फायदा था? अगले कुछ दिनों तक किसी ने भी उस तलाक के पेपर्स को गंभीरता से नहीं लिया, और मैं भी पहले की तरह बार बार फोन करके सोंग वेनिंग को परेशान नहीं कर रहा था। इस वजह से उन दोनों ने काफी शांत और खुशहाल दिन बिताए। मीडिया इंटरव्यू में भी सोंग वेनिंग खुलकर शिंग ये के साथ दिखाई देती। वो कैमरों के सामने उसे गले लगने देती, यहां तक कि उसके साथ किस भी करती, और बिना किसी शर्म के कहती, जिस इंसान से मैं प्यार करती हूं वो मेरे पास ही है। लेकिन हर बार ऐसा करते हुए उसके दिमाग में अचानक मेरा चेहरा आ जाता। वो सोचती, अगर लू सीनियन को ये सब पता चलता तो वो जरूर पागल हो जाता, क्योंकि पहले हमेशा ऐसा ही होता था। मैं उसे किसी और के साथ थोड़ा भी करीब देखता तो तुरंत लड़ाई करने पहुंच जाता। सोंग वेनिंग कई दिनों तक इंतजार करती रही। उसे लग रहा था कि किसी भी पल मेरा फोन आएगा। मैं फिर से चीखूंगा, लड़ूंगा, उसे वापस आने के लिए मजबूर करूंगा। लेकिन एक दिन बीत गया, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन, और मेरी तरफ से एक भी कॉल नहीं आया। 11वें दिन सोंग वेनिंग ने खुद फोन निकाला। उसने चेक किया कि कहीं उसने मुझे ब्लॉक तो नहीं किया, लेकिन नहीं, मैंने सच में उसे कोई मैसेज या कॉल नहीं किया था। वो खाली चैट स्क्रीन को देखते हुए ठंडी हंसी हंस पड़ी। उसी वक्त शिंग ये उसकी बगल में नींद से उठा। इन दिनों सोंग वेनिंग उसकी हर बात मान रही थी, लेकिन आज उसका ध्यान कहीं और था।
पूरा दिन वो बार बार फोन उठाकर देखती रही, जिससे शिंग ये के अंदर जलन बढ़ने लगी। रात को दोनों हमेशा की तरह एक ही बिस्तर पर लेटे थे। तभी अचानक सोंग वेनिंग का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने तुरंत फोन उठाया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा खराब हो गया। वो सिर्फ एक स्पैम मैसेज था। उसने झुंझलाकर फोन वापस फेंक दिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बेचैन क्यों हो रही है। क्या वो सच में मेरे मैसेज का इंतजार कर रही थी? क्या वो चाहती थी कि मैं पहले की तरह रोते चिल्लाते उसे वापस बुलाऊं? उसका मूड और खराब होता गया। उसने अपना गुस्सा शिंग ये पर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी, शिंग ये की आवाज सुनते हुए भी उसके दिमाग में सिर्फ मेरी आवाज गूंज रही थी। कुछ मिनट बाद शिंग ये अब भी उसे गले लगाए हुए था, लेकिन सोंग वेनिंग अचानक उठकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बेहद ठंडा था। शिंग ये ने हैरानी से पूछा, वेनिंग, इतनी रात को कहां जा रही हो? उसने बिना पीछे देखे जवाब दिया, लू सीनियन, वो आदमी फिर कोई ड्रामा कर रहा होगा। मैं जाकर उसे सबक सिखाकर आती हूं। इतना कहकर वो जल्दी से घर से निकल गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 1 घंटे बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और वो दिन उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। रात का मौसम अजीब था। हवा गर्म थी, लेकिन फर्श बर्फ जैसा ठंडा। पूरा घर डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। और उसी घर में मेरी सड़ी हुई लाश अकेली पड़ी थी। लगभग 1 घंटे बाद सोंग वेनिंग वापस विला पहुंची। जैसे ही वो दरवाजे के पास आई, उसे हल्की सी बदबू महसूस हुई। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। लू सीनियन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है। जरूर उसने कोई नया ड्रामा तैयार किया होगा। उसने जोर से दरवाजा खोला। घर के अंदर अंधेरा था और पूरी जगह बिल्कुल शांत। सोंग वेनिंग ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, लू सीनियन, अब खुश हो? मैं शिंग ये को छोड़कर वापस आ गई हूं। तुम इतने दिनों से शांत सिर्फ इसी पल का इंतजार कर रहे थे ना? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा मैं ऊपर कहीं छुपा बैठा हूं। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। मैं भी देखती हूं इस बार कौन सा नया नाटक कर रहे हो। क्या सच में मर गए हो? फिर वो ठंडी आवाज में बोली, लू सीनियन, अब बच्चे नहीं रहे हम। तुम कब बड़े होगे? ये बचकाने खेल बंद करो। अगर तुम अच्छे से रहो तो शायद मैं ज्यादा बार घर वापस आ जाऊं। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती गई, बदबू और तेज होती गई। कुछ मक्खियां उसके चेहरे के पास भन भनाई। वो घिन से पीछे हट गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि घर की हालत ऐसी क्यों है। फिर वो दूसरी मंजिल के लिविंग रूम तक पहुंची। अब बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि ये कैसी बदबू है। अगले ही पल उसने दीवार पर लगा स्विच दबाया। पूरा कमरा रोशनी से भर गया और उसी पल सोंग वेनिंग जम गई। उसकी आंखें धीरे धीरे फैल गई। अब उसे समझ आ चुका था ये बदबू किस चीज की थी। ये सड़ती हुई लाश की बदबू थी। सोफे पर मेरा शरीर पड़ा था। मेरी लाश पर सड़न शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ मक्खियां उड़ रही थी और कीड़े मेरे शरीर पर रेंग रहे थे। सोंग वेनिंग की सांस वही रुक गई। उसके होंठ कांपने लगे। लू सीनियन, उसने यकीन न करते हुए धीरे से मेरा नाम लिया। फिर कांपते कदमों से मेरी तरफ बढ़ी। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, इतना तेज कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसकी आवाज कांप रही थी, बस करो, ये मजाक बंद करो। मैं मानती हूं मैंने हाल में तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन तुम्हें ऐसा मजाक करने की जरूरत नहीं थी। वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची और उसने मेरा चेहरा साफ देखा, उसकी आवाज टूट गई।
सोंग वेन्निंग ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया, शायद मुझे छूना चाहती थी। लेकिन तभी उसकी नजर मेरे पास रखी चिट्ठी पर पड़ी। उसने धीरे से वो कागज उठाया। उस पर लिखा था, सोंग वेन्निंग, असल में मैं बहुत पहले ही मर चुका था। ये 5 दिन सिर्फ मैंगपो ने मुझे दिए थे। उसने कहा था, अगर तुम एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन तुमने नहीं कहा, इसलिए अब मैं सच में मर गया हूं। और अब मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता। तुम शिंग ये के साथ खुश रहना। आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसकी आंखें मेरी लाश पर टिक गई। उसकी पुतलियां कांप रही थी। चेहरे पर डर, पछतावा, टूटन सब एक साथ दिखाई दे रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। अचानक वो भागकर बाथरूम में गई और जोर जोर से उल्टियां करने लगी। पता नहीं वो कितनी देर तक उल्टियां करती रही। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। सोंग वेन्निंग ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। उसकी आवाज बिखर चुकी थी। लू सीनियन, तुमने आज सच में बहुत बड़ा ड्रामा किया है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं मानती हूं, इस बार तुम जीत गए। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक अजीब सी खामोशी रही। फिर अचानक शिंग ये की आवाज आई, वेन्निंग, मैं हूं। क्या तुम वापस आ सकती हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। सोंग वेन्निंग ने तुरंत कॉल काट दिया। उसका दिमाग धीरे धीरे साफ होने लगा। वो फिर से मेरे शव के पास वापस आई। उसने चिट्ठी दोबारा पढ़ी, फिर गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूं। लेकिन कमरे में कोई बदलाव नहीं हुआ। मेरी लाश वैसे ही पड़ी रही। सोंग वेन्निंग धीरे धीरे नीचे बैठ गई। अब उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने था। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। उसने फिर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं। लू सीनियन, उसकी उंगलियां चिट्ठी को कसकर पकड़ चुकी थी। कागज उसकी पकड़ में मुरझाने लगा। लेकिन फिर भी मैं वापस नहीं आया। सोंग वेन्निंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराने लगी। फिर उसने बार बार वही शब्द दोहराने शुरू कर दिए। सुन रहे हो ना? यही सुनना चाहते थे ना तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। अब बस करो। ये मजाक खत्म करो। लेकिन जितनी बार वो ये शब्द बोलती, उतना ही उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा था। उसकी सांसें टूटने लगी। वो अभी तक उठा क्यों नहीं? वो वापस क्यों नहीं आया? उसकी आंखें पागलों की तरह फैल गई। लू सीनियन, तुम सच में चले गए? आखिर में वो टूट गई। उसने मेरी लाश के कंधे पकड़ लिए, जोर जोर से हिलाने लगी। तभी अचानक उसका फोन फिर बज उठा। उस आवाज ने उसकी टूटती हुई हालत को बीच में रोक दिया। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी। उसने जल्दी से फोन उठाया और लगभग चीखते हुए बोली, लू सीनियन, तुम कहां हो? मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे प्यार करती हूं। जितनी बार सुनना है मैं बोलूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। क्या अब काफी है? लू सीनियन, वो रोते हुए जवाब का इंतजार करती रही। लेकिन फोन के दूसरी तरफ फिर भी मेरी आवाज नहीं आई, बल्कि शिंग ये की आवाज सुनाई दी, वेन्निंग, तुम क्या कह रही हो? जल्दी आओ ना। लू सीनियन फिर से मुझे परेशान करने आ गया है। सोंग वेन्निंग कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रही। फिर उसने धीरे से मेरी लाश की तरफ देखा और बेहद खाली आवाज में पूछा, लू सीनियन, तुम्हारे पास गया है? फोन के दूसरी तरफ शिंग ये बोला, हां, तुम्हारे जाते ही वो यहां आ गया। उसने कहा वो मुझे सबक सिखाएगा। अचानक सोंग वेन्निंग हंस पड़ी,
लेकिन वो हंसी बेहद डरावनी थी। बस करो शिंग, ये लू सीनियन मर चुका है। फोन के दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद शिंग ये की आवाज फिर आई। इस बार वो बहुत सावधान और दुखी बनने की कोशिश कर रहा था। मैं सिर्फ तुम्हारे पास आना चाहता था। मुझे पता है तुम दुखी हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? सोंग वेनिंग ने तुरंत जवाब दिया। दुखी? मैं क्यों दुखी होंगी? लू सीनियन तो मेरा दुश्मन था। उसके मरने से तो मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और ये बात वो खुद भी महसूस कर चुकी थी। फोन के दूसरी तरफ शिंग ये की खुशी अब छुप नहीं रही थी। उसने तुरंत कहा, तो फिर अब हम शादी कर सकते हैं ना? अभी कुछ सेकंड पहले तक टूट चुकी सोंग वेनिंग का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उसकी आवाज बर्फ जैसी हो गई। मैंने कहा था ना, मैं लू सीनियन का पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगी, चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो। शिंग ये एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसकी आवाज ऊंची हो गई। तो क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही बिना नाम के तुम्हारे साथ रहूं? सोंग वेनिंग, तुम कभी मेरे बारे में सोचोगी भी? लेकिन सोंग वेनिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे फोन काट दिया। अब उसके दिमाग में सिर्फ पिछले कुछ दिनों की बातें घूम रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ, मैं पहले कभी उससे ये नहीं पूछता था कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। लेकिन उन आखिरी 5 दिनों में मैंने अपनी सारी इज्जत, अपना अहंकार सब छोड़ दिया था, सिर्फ उससे वो एक बात सुनने के लिए। उसे पार्टी वाली रात याद आई जब मैंने सबके सामने रोते हुए कहा था, तुम उसे इतना प्यार करती हो, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं। तो फिर मैं क्या हूं? उसे छत वाला दिन याद आया जब मैं सच में टूट चुका था। सोंग वेनिंग का दिल धीरे धीरे कसने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। वो कांपते हुए फिर मेरी लाश के सामने बैठ गई। उसने धीरे से मेरे ठंडे चेहरे को छुआ और पहली बार उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं थी, सिर्फ दर्द था। उसकी आवाज टूट चुकी थी। लू सीनियन, अगर तुमने सच में मुझसे इतना प्यार किया था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन अब मैं उसे कोई जवाब देने के लिए वहां नहीं था। सोंग वेनिंग पूरी रात मेरी लाश के पास बैठी रही। उसने पहली बार ध्यान से मेरा चेहरा देखा। सड़न के बावजूद मेरे चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे मरने से पहले मैं आखिरकार थककर हार मान चुका था। सुबह होने तक पूरा विला पुलिस और डॉक्टरों से भर चुका था, लेकिन सोंग वेनिंग किसी की बात नहीं सुन रही थी। वो बस सोफे के पास बैठी मेरी उंगलियां पकड़े रही। एक डॉक्टर धीरे से बोला, मिस सोंग, बॉडी को अब ले जाना होगा। उसने तुरंत मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। नहीं, उसकी आवाज भारी थी, कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी सोंग वेनिंग और लू सीनियन एक दूसरे से नफरत करते थे। लेकिन इस वक्त वो ऐसे टूट चुकी थी जैसे उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी हो। कुछ देर बाद पुलिस ने मेरी मौत की जांच शुरू की। वो पूरे विला की तलाशी लेने लगे। तभी एक पुलिस ऑफिसर को स्टोर रूम में एक पुराना फोन मिला। फोन काफी टूट चुका था, लेकिन उसमें कुछ रिकॉर्डिंग सेव थी। जब रिकॉर्डिंग चलाई गई, कमरे में मेरी कमजोर आवाज गूंज उठी, सोंग वेनिंग, मैं मर रहा हूं। उसके बाद फोन पर उसकी ठंडी आवाज सुनाई दी, आज मेरे पास तुम्हारे ड्रामे के लिए टाइम नहीं है। फिर कॉल कट गई। पूरा कमरा खामोश हो गया। सोंग वेनिंग का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। पुलिस ने बाकी रिकॉर्डिंग्स भी चलाई। हर कॉल में मैं दर्द से टूटता जा रहा था, लेकिन वो हर बार मुझे नजरअंदाज करती रही। आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ मेरी टूटी हुई सांसें थी और बहुत धीमी आवाज, सोंग वेनिंग, इस बार हम लड़ाई ना करें, ठीक है?
उसके बाद सिर्फ खामोशी थी। सोंग वेनिंग वही जम गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब उसे समझ आ गया था, मैं सच में उससे मदद मांग रहा था, लेकिन उसने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। तभी एक और पुलिस ऑफिसर तेजी से अंदर आया। मिस सोंग, हमें एक और जरूरी बात पता चली है। उसने कुछ फोटो टेबल पर रखे। वो फोटो उसी दिन की थी जिस दिन मुझे मारा गया था। फोटो में साफ दिखाई दे रहा था जिस आदमी ने मुझ पर हमला किया था वो शिंग ये से मिल चुका था। सोंग वेनिंग की आंखें फैल गई। ये क्या मतलब है? ऑफिसर गंभीर आवाज में बोला। हमें शक है कि आपके पति पर हमला करवाने में शिंग ये शामिल था। उस पल सोंग वेनिंग को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उसे अचानक वो सारी बातें याद आने लगी। शिंग ये का डर जाना, उसका झूठ बोलना, हर बार मुझे फंसाना, और सबसे बड़ी बात, मेरे माता पिता की राख चुराना। उसकी सांसें तेज हो गई। अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद गलत इंसान हमेशा मैं नहीं था। सोंग वेनिंग के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फोन निकाला और शिंग ये को कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं उठी। उसने दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार, फिर भी कोई जवाब नहीं। उसकी आंखों में बेचैनी बढ़ने लगी। तभी पुलिस ऑफिसर ने कहा, हमने शिंग ये के अकाउंट्स भी चेक किए हैं। कुछ दिन पहले उसने बड़ी रकम एक अजनबी आदमी को ट्रांसफर की थी, और वही आदमी आपके पति के मर्डर केस में शामिल है। सोंग वेनिंग का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। अब उसके पास खुद को धोखा देने का कोई तरीका नहीं बचा था। जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, असल में वही मेरी मौत का जिम्मेदार था। और जिस इंसान को वो हमेशा झूठा समझती रही, वो आखिर तक सच बोल रहा था। अचानक उसे वो रात याद आई जब मैंने कांपती आवाज में कहा था, जिस आदमी ने मुझ पर हमला किया, क्या वो शिंग ये था? लेकिन उसने मेरी बात सुने बिना ही मुझे दोषी ठहरा दिया था। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तभी बाहर से तेज आवाज आई। एक पुलिस वाला अंदर भागता हुआ आया। मिस सोंग, शिंग ये एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। सोंग वेनिंग की आंखों में अचानक खतरनाक ठंडक उतर आई। वो बिना कुछ बोले तुरंत उठी और सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। इंट्रोगेशन रूम के अंदर शिंग ये कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने सोंग वेनिंग को देखा, वो तुरंत रोने लगा। वेनिंग, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैंने ये सब मजबूरी में किया। सोंग वेनिंग धीरे धीरे उसके सामने जाकर रुकी। उसकी आंखों में अब प्यार का नाम तक नहीं था, सिर्फ डरावनी खामोशी थी। तो सच में तुमने लू सीनियन को मरवाया? शिंग ये कांप गया। उसने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, मैं बस उसे डराना चाहता था। मुझे नहीं पता था बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। सोंग वेनिंग की मुट्ठियां कस गई। और मेरे माता पिता की राख? शिंग ये का चेहरा बदल गया। उसने नजरें चुरा ली। मैं बस उसे परेशान करना चाहता था। उस पल सोंग वेनिंग के अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया। उसे याद आया, मैं कितनी बार रोकर उसे सच बताने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार वो मुझे ही झूठा कह देती थी। अचानक वो आगे बढ़ी और पूरी ताकत से शिंग ये के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। पूरा कमरा गूंज उठा। शिंग ये कुर्सी समेत नीचे गिर पड़ा। उसने डरकर उसकी तरफ देखा, लेकिन सोंग वेनिंग की आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। तुमने कहा था तुम उससे प्यार करते थे। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर यह प्यार था तो फिर मैंने लू सीनियन के साथ क्या किया? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार कोई भी उसे सांत्वना देने वाला नहीं था। उस रात के बाद सोंग वेनिंग पूरी तरह बदल गई। उसने खुद को काम में डुबोने की कोशिश की, लेकिन जहां भी जाती
हर जगह उसे मेरी याद दिखाई देती। ऑफिस की वो कुर्सी जहां मैं घंटों बैठकर उसका इंतजार करता था, डाइनिंग टेबल की वो खाली सीट जहां मैं हमेशा उसके सामने बैठता था, यहां तक कि बेडरूम में भी तकिए पर अब भी मेरी हल्की खुशबू बची हुई थी। लेकिन अब मैं कहीं नहीं था। एक रात वो अकेली मेरे कमरे में बैठी थी। तभी उसकी नजर अलमारी के अंदर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। वो मेरी डायरी थी। उसी डायरी की वजह से उसने मुझसे नफरत करनी शुरू की थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर मेरी लिखावट थी। आज सोंग वेनिंग ने पहली बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। शायद उसे पता भी नहीं, लेकिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी उंगलियां कांप गई। वो अगला पन्ना पलटने लगी। आज वो शिंग ये के साथ बास्केटबॉल मैच देखने गई। काश एक दिन वो मेरी तरफ भी ऐसे देखे। आज उसने मुझे फिर डांटा, लेकिन कम से कम उसने मुझसे बात तो की। अगर एक दिन वो मुझसे प्यार करने लगे तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाऊंगा। हर पन्ने में सिर्फ वही थी, सिर्फ सोंग वेनिंग। कोई नफरत नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ प्यार। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे पहली बार समझ आया, मैं उससे लड़ता इसलिए था क्योंकि मैं उसका ध्यान चाहता था। मैं उसे नफरत नहीं करता था। मैं तो बचपन से सिर्फ उसी से प्यार करता था। तभी डायरी से एक पुरानी फोटो नीचे गिर गई। उसने फोटो उठाई। वो हमारी शादी की फोटो थी। फोटो के पीछे मेरी लिखावट थी, आज मैंने आखिरकार उससे शादी कर ली। भले ही वो मुझसे नफरत करती हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी जिंदगी उसका इंतजार करूंगा। उस लाइन को पढ़ते ही सोंग वेनिंग आखिरकार टूट गई। वो फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, लूसीनियन, मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन अब दुनिया में ऐसा कोई इंसान बचा ही नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। दिन गुजरते गए, लेकिन सोंग वेनिंग का दर्द कम होने के बजाय और बढ़ता गया। वो हर रात मेरी डायरी पढ़ती और हर पन्ने के साथ थोड़ा और टूट जाती। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा था, मैंने सच में अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उससे प्यार करने में बिता दी थी, और उसने मुझे सिर्फ दर्द दिया। एक दिन वो मेरे पुराने कमरे की सफाई करवा रही थी। तभी नौकरानी को बिस्तर के नीचे एक छोटा डिब्बा मिला। मिस सोंग, ये शायद मिस्टर लू का है। सोंग वेनिंग ने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर कई छोटी छोटी चीजें रखी थी। एक टूटा हुआ बटन, एक पुराना मूवी टिकट, एक सूखा हुआ फूल और एक चॉकलेट का रैपर। हर चीज के नीचे तारीख लिखी हुई थी। सोंग वेनिंग की आंखें भर आई। उसे याद आया, वो टूटा हुआ बटन उसकी स्कूल यूनिफॉर्म का था। उस दिन उसने गुस्से में उसे फेंक दिया था, लेकिन मैंने उसे चुपचाप उठाकर संभाल लिया। मूवी टिकट, वो पहली फिल्म थी जो हमने साथ देखी थी। हालांकि पूरी फिल्म में वो शिंग ये के बारे में बात करती रही थी। और वो सूखा फूल एक बार हवा से उसके बालों में अटक गया था। मैंने चुपके से उसे निकाल कर रख लिया था। सोंग वेनिंग के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। डिब्बे के सबसे नीचे एक छोटा लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, अगर मैं कभी मर जाऊं तो शायद ये उसे दे देना। उसकी सांस रुक गई। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। सोंग वेनिंग, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। असल में मैं तुमसे बहुत सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन हर बार तुम्हारी आंखों में नफरत देखकर डर जाता था। मुझे पता है तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, बस यही काफी है। और हां, तुम्हें हमेशा लगता था कि मैं तुम्हें शिंग ये से अलग करना चाहता हूं, लेकिन सच ये है, अगर वो सच में तुम्हें खुश रखता तो मैं खुद तुम्हें उसके पास छोड़ देता,
क्योंकि मैं तुम्हें खोने से ज्यादा तुम्हें दुखी देखने से डरता था। आखिरी बात, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, एक बार भी नहीं। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सोंग वेनिंग की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। उसका दिल ऐसे दुख रहा था जैसे कोई उसे अंदर से फाड़ रहा हो। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। फिर उसने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया और पहली बार उसने इतनी जोर से रोया कि पूरी हवेली में उसकी आवाज गूंजने लगी। उस दिन के बाद सोंग वेनिंग ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया। उसने काम पर जाना बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, यहां तक कि मीडिया के सामने आना भी छोड़ दिया। वो पूरा दिन सिर्फ मेरे कमरे में बैठी रहती, मेरी तस्वीरों को देखती, मेरी डायरी पढ़ती और बार बार वही चिट्ठी अपने सीने से लगाकर रोती रहती। एक दिन उसकी नजर अलमारी के कोने में रखे एक छोटे वीडियो कैमरे पर पड़ी। वो पुराना कैमरा था जिसे मैं अक्सर इस्तेमाल करता था। सोंग वेनिंग ने कांपते हाथों से उसे ऑन किया। स्क्रीन जल उठी और अगले ही पल मेरा चेहरा सामने आ गया। मैं कैमरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो शायद मैं अब सच में जा चुका हूं। सोंग वेनिंग की सांस अटक गई, उसकी आंखें तुरंत भर आई। वीडियो में मैं धीरे धीरे बोलता रहा। असल में मैंने हमेशा सोचा था कि एक दिन तुम मुझसे प्यार करोगी, इसलिए मैं हर छोटी चीज संभाल कर रखता था, हर याद, हर पल, क्योंकि वो सब तुम्हारे साथ जुड़ा था। मैं कुछ सेकंड चुप हुआ, फिर हल्का सा हंस पड़ा। लेकिन अब लगता है मैं सच में बहुत बेवकूफ था। सोंग वेनिंग जोर से सिर हिलाने लगी। नहीं, नहीं, लेकिन वीडियो में मैं उसे सुन नहीं सकता था। मैं बस मुस्कुराते हुए आगे बोलता रहा। वेनिंग, तुम जानती हो मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन कौन सा था? मैंने कैमरे की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, वो दिन जब तुमने पहली बार मेरा नाम लिया था। सोंग वेनिंग की आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। वीडियो में मेरी आवाज और नरम हो गई। मैंने कभी तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा, बस थोड़ा सा प्यार, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो था ही नहीं। फिर मैं कुछ देर तक चुप रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कैमरे के पीछे बैठी उसे देख रहा हूं। और फिर आखिर में मैंने बहुत धीरे से कहा, अगर किसी अगले जन्म में हम फिर मिले तो इस बार मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि तुमसे प्यार करना बहुत दर्द देता है। वीडियो यही खत्म हो गया। स्क्रीन काली पड़ गई, लेकिन सोंग वेनिंग वहीं बैठी रही। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कैमरे को अपने सीने से लगा लिया और दर्द से भरी आवाज में रो पड़ी, लूसीनियन, अगर अगला जन्म हुआ तो इस बार मैं तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं। लेकिन इस बार भी मैं उसकी आवाज सुनने के लिए वहां नहीं था। कई महीनों बाद सोंग वेनिंग पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। उसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। वो पहले की तरह ठंडी और घमंडी नहीं लगती थी। अब वो बस एक टूटी हुई इंसान थी। शिंगये का केस भी खत्म हो चुका था। मेरी हत्या करवाने, सबूत छुपाने और कई दूसरे अपराधों की वजह से उसे लंबी सजा मिली। लेकिन सोंग वेनिंग ने एक बार भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। उसके लिए शिंग ये अब सिर्फ एक गंदी गलती था, एक ऐसी गलती जिसकी कीमत उसने मुझे खोकर चुकाई थी। एक शाम सोंग वेनिंग अकेली समुद्र किनारे बैठी थी। हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके हाथ में मेरी वही पुरानी डायरी थी। वो धीरे धीरे उसके पन्ने पलट रही थी। तभी उसे आखिरी पेज पर कुछ नया दिखाई दिया। शायद उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। उस पर मेरी लिखावट थी, अगर कभी सोंग वेनिंग को सच पता चल जाए तो उससे कहना मैं उसे माफ करता हूं, क्योंकि किसी इंसान से इतना प्यार करने के बाद मैं उससे नफरत कर ही नहीं सकता। उस लाइन को पढ़ते ही
सोंग वेनिंग की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने डायरी को सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोली, लू सीनियन, तुम आखिर तक इतने अच्छे क्यों थे? हवा चुपचाप उसके बाल उड़ाती रही, जैसे दुनिया भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। उस रात सोंग वेनिंग पहली बार मेरे कब्रिस्तान गई। वो मेरी कब्र के सामने घंटों खड़ी रही, फिर धीरे धीरे नीचे बैठ गई। उसने कांपते हाथों से कब्र को छुआ और टूटती हुई आवाज में बोली, लू सीनियन, मैं आ गई हूं। इस बार मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। तुम हमेशा पूछते थे ना कि क्या मैं तुमसे प्यार करती हूं? उसने दर्द से मुस्कुराने की कोशिश की, फिर बहुत धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, बहुत ज्यादा। लेकिन इस बार कब्र के दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ ठंडी हवा चलती रही और सोंग वेनिंग आखिरकार समझ गई, इस दुनिया में कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी खत्म नहीं होते। उसके बाद सोंग वेनिंग लगभग हर दिन मेरी कब्र पर जाने लगी। बारिश हो, धूप हो या तेज बर्फीली हवा, वो कभी नहीं रुकी। वो वहां बैठकर घंटों मुझसे बातें करती, जैसे मैं अब भी उसकी बात सुन रहा हूं। आज मैंने ठीक से खाना खाया, आज फिर तुम्हारी याद आई, आज मैंने तुम्हारा पसंदीदा फूल लाया है। लेकिन हर बार उसे जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। धीरे धीरे पूरा शहर बदलने लगा। लोग मुझे भूलने लगे, लेकिन सोंग वेनिंग नहीं भूल पाई। उसकी जिंदगी जैसे उसी दिन रुक गई थी जिस दिन मैंने उसे छोड़ा था। एक दिन उसकी कंपनी के पुराने कर्मचारी उससे मिलने आए। उन्होंने कहा, मिस सोंग, मिस्टर लू पहले अक्सर यहां आया करते थे जब भी आप ओवरटाइम करती थी। वो चुपचाप आपके लिए खाना छोड़ जाते थे। दूसरे कर्मचारी ने धीरे से कहा, एक बार आपको तेज बुखार था, आपको लगा था शिंग ये पूरी रात आपके पास था। लेकिन असल में वो मिस्टर लू थे। उन्होंने पूरी रात आपकी देखभाल की थी, बस आपको बताया नहीं। सोंग वेनिंग वही जड़ होकर खड़ी रह गई। उसे कुछ भी पता नहीं था। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था और उसने कभी मुड़कर देखा तक नहीं। उस रात वो घर लौटी और पहली बार हमारे पुराने बेडरूम में सोई। कमरा अब भी वैसा ही था, सब कुछ मेरी यादों से भरा हुआ। वो धीरे से बिस्तर पर लेट गई और मेरी तरफ वाली खाली जगह को छूने लगी। उसकी आंखें बंद हो गई। धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत हल्के से उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो, जैसे पहले मैं किया करता था। उसकी सांस कांप गई। उसने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। फिर भी उसने धीरे से फुसफुसाया, लू सीनियन, क्या तुम अभी भी मेरे पास हो? खामोशी, सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा। सोंग वेनिंग की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तकिए को कसकर पकड़ लिया और पहली बार उसे सच में समझ आया, किसी इंसान का चले जाना सबसे दर्दनाक नहीं होता। सबसे दर्दनाक होता है उस इंसान को तब समझना जब वो हमेशा के लिए जा चुका हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन सोंग वेनिंग वही अटकी रह गई। मेरी यादों में उसने अब शराब पीना छोड़ दिया था, गुस्सा करना छोड़ दिया था, यहां तक कि लोगों से बहस करना भी छोड़ दिया। वो वैसी इंसान बनती जा रही थी जैसा मैं हमेशा चाहता था कि वो बने। लेकिन अफसोस, अब उसे देखने के लिए मैं नहीं था। एक दिन वो पुराने स्टोरेज रूम की सफाई करवा रही थी। तभी उसे एक छोटा प्रोजेक्टर मिला, साथ में कई वीडियो सीडीज भी थी। उसने एक सीडी चलाई। स्क्रीन पर अचानक पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में मैं था। मैं किचन में खड़ा खाना बना रहा था। कैमरा शायद चोरी छुपे लगाया गया था। वीडियो में मैं मुस्कुराते हुए बोल रहा था, आज वेनिंग फिर बिना खाना खाए ऑफिस चली गई। अगर मैं खाना लेकर जाऊंगा तो शायद फिर मुझ पर चिल्लाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम खाना तो खा लेगी। वीडियो बदल गया।
इस बार मैं सोफे पर बैठा था। मेरे हाथ में एक छोटा गिफ्ट बॉक्स था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। आज उसकी बर्थडे है। मैंने उसके लिए गिफ्ट खरीदा है। हालांकि शायद वो इसे फेंक दे। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, लेकिन अगर उसने एक बार भी मुस्कुरा दिया तो मेरे लिए वही काफी होगा। स्क्रीन फिर बदल गई। इस बार वीडियो थोड़ा हिल रहा था, जैसे मैं जल्दी में रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरी आवाज कमजोर लग रही थी। आज डॉक्टर ने कहा है कि मेरी हालत पहले से ज्यादा खराब हो रही है। सोंग वेनिंग का दिल रुक सा गया। उसने स्क्रीन को घूर कर देखा। मैं हल्का सा हंसा, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी वेनिंग को मेरी जरूरत नहीं है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे पहली बार पता चला मैं लंबे समय से बीमार था और उसने कभी ध्यान तक नहीं दिया। वीडियो में मैं धीरे से कैमरे के करीब आया। अगर एक दिन मैं सच में चला जाऊं तो उम्मीद है वो खुद का ध्यान रखेगी। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत हल्की आवाज में बोला, क्योंकि इस दुनिया में उससे ज्यादा प्यार मैंने कभी किसी को नहीं किया। वीडियो खत्म हो गया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। सोंग वेनिंग वही जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर सच धीरे धीरे उसके सीने में चाकू की तरह उतर रहा हो। वो रोते हुए फुसफुसाई, लूसीनियन, तुमने आखिर तक मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन अब उसे जवाब देने वाला कोई नहीं था। उस रात सोंग वेनिंग बहुत देर तक अकेली बैठी रही। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ प्रोजेक्टर की हल्की रोशनी उसके आंसुओं पर पड़ रही थी। वो बार बार वही वीडियो चला रही थी। बार बार मेरी आवाज सुन रही थी, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने वीडियो बंद कर दिया तो मेरी आखिरी निशानी भी खो जाएगी। सुबह होने तक उसकी आंखें पूरी तरह सूज चुकी थी। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। वो जल्दी से उठी और सीधे अस्पताल चली गई। वही अस्पताल जहां मेरी एक्सीडेंट के बाद ट्रीटमेंट हुई थी। वो रिकॉर्ड्स रूम में पहुंची। मुझे लूसीनियन की सारी मेडिकल फाइल्स चाहिए। स्टाफ पहले हिचकिचाया, लेकिन उसकी पहचान देखकर तुरंत फाइल्स ले आए। सोंग वेनिंग ने कांपते हाथों से फाइल खोली। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसका चेहरा और सफेद पड़ता गया। फाइल में लिखा था, मेरे शरीर की हालत कई सालों से खराब थी। पुराने जख्म, नींद की कमी, मेंटल स्ट्रेस और सबसे नीचे रोगी को गंभीर हार्ट प्रॉब्लम है। अगर समय पर इलाज न हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। फाइल की तारीख देखकर उसकी सांस अटक गई। ये रिपोर्ट मेरी मौत से बहुत पहले की थी। मतलब मैं इतने दर्द में था और उसने कभी महसूस तक नहीं किया। तभी डॉक्टर धीरे से बोले, मिस सोंग, असल में मिस्टर लू कई बार यहां अकेले आए थे। सोंग वेनिंग ने तुरंत उनकी तरफ देखा। डॉक्टर की आंखों में अफसोस था। हर बार वो सिर्फ एक ही बात पूछते थे, अगर किसी इंसान का दिल पूरी तरह टूट जाए तो क्या वो फिर भी जिंदा रह सकता है? सोंग वेनिंग की आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर ने धीमे से आगे कहा, और एक बार उन्होंने हमसे ये भी पूछा था, अगर वो मर जाए तो क्या आपको लगता है मैं सोंग रोएंगी? उस पल सोंग वेनिंग पूरी तरह टूट गई। उसने फाइल को सीने से लगा लिया और वही अस्पताल के फर्श पर बैठकर रोने लगी। इतना जोर से कि आसपास के लोग भी चुप हो गए, क्योंकि अब उसे आखिरकार समझ आ गया था, मैं धीरे धीरे मर रहा था। सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी। अस्पताल से लौटने के बाद सोंग वेनिंग कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकली। वो बस मेरी सारी चीजों के बीच बैठी रहती। मेरे कपड़े, मेरी घड़ी, मेरी लिखी हुई चिट्ठियां, हर चीज को ऐसे छूती जैसे मैं अभी वापस आ जाऊंगा। एक रात वो मेरी अलमारी के सामने बैठी थी। तभी उसकी नजर एक छोटे डिब्बे पर पड़ी। डिब्बे पर लिखा था, वेनिंग के लिए, जब वो सच जान जाए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से डिब्बा खोला।
अंदर एक अंगूठी थी, बहुत सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत। साथ में एक छोटी चिट्ठी भी थी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। वेनिंग, असल में मैं बहुत पहले से ये अंगूठी तुम्हें देना चाहता था। मैंने सोचा था अगर कभी तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी तो मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करूंगा, इस बार बिना किसी मजबूरी के। लेकिन अब लगता है मुझे वो मौका कभी नहीं मिलेगा। सोंग वेनिंग की सांसें टूटने लगी। उसने चिट्ठी को कसकर पकड़ लिया। आंसू लगातार गिरते रहे। चिट्ठी में आगे लिखा था, तुम हमेशा कहती थी कि हमारी शादी एक गलती थी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज थी। और अगर किसी दिन तुम्हें मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत हो जाए तो बस मेरी कब्र पर आकर एक बार आई लव यू कह देना। मेरे लिए वही काफी होगा। उस पल सोंग वेनिंग का दिल जैसे पूरी तरह बिखर गया। वो अचानक उठी, अंगूठी को सीने से लगाया और रात के अंधेरे में सीधे कब्रिस्तान भागी। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो भीगती हुई मेरी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने कांपते हाथों से अंगूठी पकड़ी और टूटती हुई आवाज में बोली, लूसीनियन, मैं तुमसे प्यार करती हूं। सुन रहे हो ना? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूं। उसकी आवाज बारिश में कांप रही थी। अगर तुम वापस आ जाओ तो इस बार मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम पर भरोसा करूंगी। मैं सिर्फ तुम्हें चुनूंगी। लेकिन जवाब में सिर्फ बारिश की आवाज थी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज यही होती है, जब इंसान को प्यार बहुत देर से समझ आता है। बारिश लगातार गिरती रही। सोंग वेनिंग मेरी कब्र के सामने घंटों घुटनों के बल बैठी रही। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन उसने जाने की कोशिश तक नहीं की। वो बस बार बार वही बात दोहराती रही, लूसीनियन, प्लीज एक बार वापस आ जाओ। इस बार मैं सच में तुम्हें प्यार करूंगी। मैं तुम्हें फिर कभी रुलाऊंगी नहीं। लेकिन कब्रिस्तान हमेशा की तरह शांत था। आखिरकार उसका शरीर जवाब देने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल वो वही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली, वो अस्पताल में थी। डॉक्टर उसके पास खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। मिस सोंग, आपकी तबीयत काफी खराब है। अगर आपने खुद का ध्यान नहीं रखा तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सोंग वेनिंग ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर कोई इंसान मर जाए तो क्या उसे वापस लाया जा सकता है? डॉक्टर चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया, नहीं, बस एक शब्द। लेकिन उसी एक शब्द ने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने चेहरा मोड़ लिया, जैसे अब उसमें रोने की ताकत भी नहीं बची थी। उस रात वो चुपचाप अस्पताल से निकल गई और फिर से मेरी कब्र पर पहुंची। वहां बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बेहद टूटी हुई थी। लूसीनियन, तुम जानते हो, पहले मुझे लगता था तुम हमेशा मेरे पीछे रहोगे, चाहे मैं तुम्हें कितना भी धक्का दूं। तुम कभी नहीं जाओगे। उसने आंखें बंद कर ली। लेकिन इस बार तुम सच में चले गए। ठंडी हवा उसके बाल उड़ाती रही। कुछ देर बाद उसने जेब से वही अंगूठी निकाली, धीरे से अपनी उंगली में पहन ली। फिर मेरी कब्र को छूकर बोली, अब से मैं तुम्हारी पत्नी बनकर जीऊंगी, सिर्फ तुम्हारी। उसकी आवाज में अब चीख नहीं थी, बस अंतहीन थकान थी। और उसी पल उसे पहली बार समझ आया, कुछ लोग मरने के बाद भी इंसान की पूरी जिंदगी बन जाते हैं। उसके बाद सोंग वेनिंग सच में बदल गई। उसने कंपनी का सारा काम कम कर दिया। पार्टियां, इवेंट्स, सोशल लाइफ, सब छोड़ दिया। अब उसकी दुनिया सिर्फ 2 जगहों तक सीमित रह गई थी, वो पुरानी हवेली और मेरा कब्रिस्तान। हर सुबह वो मेरी कब्र पर फूल रखती,
फिर घंटों वही बैठी रहती, कभी मुझसे बातें करती, कभी चुपचाप रोती रहती। एक दिन वो मेरी कब्र के पास बैठी थी। तभी पास में एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोला, मम्मा, ये आंटी रोज यहां क्यों आती है? उसकी माँ ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि शायद इन्होंने किसी बहुत खास इंसान को खो दिया है। सोंग वेनिंग की आंखें भर आई। उसने धीरे से मेरी कब्र को छुआ। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खास इंसान खो दिया। हवा हल्के से चली, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। उस रात सोंग वेनिंग वापस हवेली लौटी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी, जैसे कई सालों से ठीक से सोई ही ना हो। वो धीरे धीरे मेरे कमरे में गई, फिर मेरी पुरानी शर्ट उठाकर अपने सीने से लगा ली। उसकी आंखें बंद हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अब भी उसके आसपास हूं, जैसे मैं हमेशा की तरह पीछे से उसे गले लगा लूंगा। लेकिन जब उसने आंखें खोली, कमरा फिर खाली था। उसकी सांस भारी हो गई। वो धीरे से बिस्तर पर बैठ गई, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, लूसीनियन, अगर सच में अगला जन्म होता है तो इस बार पहले मैं तुम्हारे पास आऊंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। और अगर उस जन्म में तुम मुझे पहचानो ना, तो मैं तुम्हें फिर से प्यार करना सिखाऊंगी। कमरे में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन इस बार सोंग वेनिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, दर्द से भरी हुई, लेकिन सच्ची, क्योंकि शायद पहली बार उसने प्यार का मतलब समझा था। कई साल बीत गए, शहर बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन सोंग वेनिंग नहीं बदली। उसने कभी किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। उसकी उंगली में हमेशा वही अंगूठी रहती, जो मैंने उसके लिए छोड़ी थी। और हर साल मेरी पुण्यतिथि वाले दिन वो पूरे दिन मेरे कब्रिस्तान में बैठी रहती। धीरे धीरे उसकी सेहत भी कमजोर होने लगी। वो पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। एक सर्द रात वो फिर मेरी कब्र के पास आई। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। वो धीरे से नीचे बैठी और मुस्कुराकर बोली, लूसीनियन, आज मैं बहुत थक गई हूं। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी। उसने आसमान की तरफ देखा। तुम्हें पता है, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें बहुत देर से समझा। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। लेकिन अगर भगवान सच में हमें दूसरा मौका देते हैं, तो इस बार मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से मेरी कब्र पर सिर टिका दिया। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लूसीनियन। बस, बहुत देर से। उस रात बर्फ गिरने लगी। पूरा कब्रिस्तान सफेद चादर से ढक गया। और अगली सुबह लोगों ने सोंग वेनिंग को वहीं पाया, मेरी कब्र के सहारे, आंखें बंद किए हुए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे आखिरकार उसे सुकून मिल गया हो। उसके हाथ में मेरी डायरी थी, और आखिरी पेज पर उसने कांपते हाथों से एक लाइन लिखी थी, अगले जन्म में इस बार मैं पहले तुमसे प्यार करूंगी। उस दिन के बाद दो कब्रें हमेशा साथ साथ रही। और लोग कहते थे, एक इंसान ने पूरी जिंदगी प्यार किया और दूसरे इंसान ने पूरी जिंदगी उस प्यार पर पछतावा किया। बहुत समय बाद एक छोटे से शहर में बसंत की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क के किनारे चेरी ब्लॉसम के फूल हवा में उड़ रहे थे। एक लड़का किताबों की दुकान से बाहर निकला। उसके हाथ में कुछ किताबें थी, चेहरे पर शांत सी मुस्कान। उसी समय सामने से एक लड़की भागती हुई आई। शायद उसे कहीं जल्दी थी। और अगले ही पल, धड़ाम, दोनों सीधे एक दूसरे से टकरा गए। लड़की के हाथ से फाइल्स नीचे गिर गई। सॉरी, सॉरी, मैंने देखा नहीं। वो जल्दी जल्दी झुककर कागज उठाने लगी। लेकिन तभी उसकी उंगलियां लड़के के हाथ से टकराईं। दोनों अचानक रुक गए। एक अजीब सी भावना, जैसे दिल ने किसी बहुत पुराने इंसान को पहचान लिया हो। लड़के ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई।
क्योंकि पता नहीं क्यों उसे लगा जैसे वो इस लड़की को बहुत पहले से जानता है। लड़की भी उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। बिना वजह हवा धीरे से चली। चेरी ब्लॉसम के फूल उनके बीच उड़ने लगे। लड़के ने हल्का सा मुस्कुराकर उसका आखिरी पेपर उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। तुम ठीक हो? उस आवाज को सुनते ही लड़की का दिल जोर से कांप गया। उसकी आंखों से अचानक एक आंसू निकल पड़ा। वो खुद भी नहीं समझ पाई क्यों। लड़का थोड़ा घबरा गया। अरे क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? लड़की ने जल्दी से सिर हिलाया। फिर होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बहुत नरम, बहुत सच्ची। नहीं, उसने धीरे से कहा, बस ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से ढूंढ रही थी। लड़का कुछ पल चुप रहा। फिर उसके दिल में भी वही अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे कोई अधूरी चीज आखिरकार पूरी हो गई हो। वो हल्का सा हंसा। तो शायद अब मिल गए। हवा फिर चली। फूल उनके आसपास गिरते रहे। और इस बार ना कोई नफरत थी, ना गलतफहमियां, ना देर से समझा हुआ प्यार। सिर्फ दो लोग थे जिन्होंने शायद कई जन्मों बाद आखिरकार सही समय पर एक दूसरे को पा लिया था। लड़की कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर अचानक हल्का सा हंस पड़ी। उसकी आंखों में अब भी वो अजीब सी नमी थी। अजीब है ना? मुझे लग रहा है जैसे अगर मैं तुम्हें फिर खो दूंगी तो बहुत दर्द होगा। मेरे दिल में अचानक हल्की सी चुभन हुई, जैसे किसी पुराने भूले हुए दर्द की परछाई। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत धीरे से। तो इस बार मैं मुस्कुराया। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। उसकी सांस हल्की सी कांपी। फिर उसने भी मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। चेरी ब्लॉसम के फूल लगातार हमारे आसपास गिरते रहे। डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। और उस पल मुझे लगा जैसे मैंने जिंदगी में पहली बार सच में सुकून महसूस किया हो। लड़की ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, लूसीनियन। उसकी आंखें अचानक भर आई। लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे। उसने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, अच्छा नाम है। फिर बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए बोली, इस बार मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगी। हवा फिर चली। फूल उड़ते रहे। और शायद कहीं बहुत दूर किस्मत आखिरकार हम दोनों पर मेहरबान हो गई थी। द एंड। तो गाइस, ये थी एक और दिल टॉड डीन वाली लव स्टोरी। अब आप बताओ, नेक्स्ट कौन सी मानवा या एनिम स्टोरी का फुल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।